गुड मॉर्निंग क्लास। वॉइस क्लियर आ रही है? आवाज स्टूडेंट्स? यस मैम, क्लियर आ रही है। ओके बेटा, ओके। हमारा आज का लेक्चर है। हम लोग जो बात करेंगे, हम लोगों ने अभी तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात करी। बेसिकली बेसिक बेसिक पॉइंट्स की बात करी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, स्कोप होता है, हम लोगों ने वो सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। हम लोगों ने स्कोप के बारे में डिस्कशन किया था कि क्या स्कोप होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। उसमें हम लोगों ने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी। ठीक है। तो आज हम लोग जो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में, और हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ऑब्वियसली जब कोई चीज करी जाती है तो उसको एक कैटेगराइज किया जाता है कुछ फंक्शंस में, अलग अलग पार्ट्स में, तो ताकि इजीली उसकी फंक्शनिंग हो सके। तो हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को के जो जितने भी फंक्शन है उनको दो तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पहली तो हम लोग बात कर रहे हैं रूटीन फंक्शंस की। ठीक है। रूटीन वर्ड्स हम लोग समझ रहे हैं जो हमारे डेली हो रहे हो, पर डे हो रहे हो, या वीकली हो रहे हो, रूटीन में है। मतलब ये प्रोसेस तो होना ही होना है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से वो प्रोसेस, जैसे सैलरी सिस्टम हो सकता है, या इस तरह से हम बजट अलॉट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बजट अलॉट करते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। या रूटीन के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि अगर हम लोग अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बजट अलॉट करते हैं या एक क्राइटेरिया सेट करते हैं, फिर वो अपनी ड्यूटीज करते हैं। ठीक। तो ये तो सारी चीजें हो गई जब हम बात करते हैं रूटीन फंक्शंस की। ठीक। ये नॉर्मल वे में रूटीन वे, जो आपका रूटीन होता है वो चलता रहता है। ठीक। तो दूसरे जो कैटेगरी बनाई गई है वो है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मोस्टली डिसीजन से रिलेटेड होते हैं। आप नए नए डिसीजन, मान लीजिए हमारी कंपनी रियल एस्टेट की कंपनी है और हमने सोचा भाई हमें इस बार अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। और हम हर बार बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे। और इस बार हम लोगों ने सोचा है कि कुछ अलग हमें टेंडर मिला हुआ है, तो हम डैम बना रहे हैं, हम कोई और दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये रूटीन तो नहीं हुआ, ये रूटीन से थोड़ा अलग हुआ। ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, ये एक नए तरह का प्रोजेक्ट है और हमें इसके नए नए तरह के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बात करनी पड़ेगी अपनी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग टीम है, जो हमारे इंजीनियर्स हैं। ठीक है। हमारे पास कितना मटेरियल है, तो परचेज डिपार्टमेंट से। ठीक। तो कहाँ कहाँ हमारा फाइनेंस एलोकेट होगा, कहाँ कहाँ से हमें वो एक्वायर करना पड़ेगा, तो इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग बात करते हैं अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन से। ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें आएंगी, जितने भी डिसीजंस आएंगे, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के अंदर आएंगे। तो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को के फंक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड। अच्छा, ये होता इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि अगर हम इसको अलग नहीं करेंगे रूटीन के, तो क्या होगा, हम हमेशा, क्योंकि रूटीन वाले में क्या होता है, एक सेट पैटर्न होता है, हमें इसमें बार बार डिसीजंस नहीं लेने पड़ते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव्स में हमें क्या होता है, अलग अलग चीजों के लिए, जैसे पहले जीएसटी नहीं था, पहले वैट था। ठीक। तो कहीं ना कहीं अरे हमें टैक्सेस भी पे करने हैं, उसमें भी हमारा फाइनेंस जाएगा। ठीक है। हमें पेड करने हैं, तो वो क्या हुआ, पहले वैट था तो हमने रूटीन एक सेट कर लिया था कि हर मंथ के हम इस डेट को अपना वैट एड देते रहेंगे। लेकिन फिर वो जीएसटी हो गया, अब जीएसटी के नए नॉर्म्स हैं, तो हम जीएसटी के लिए जो डिसीजन लेंगे वो एग्जीक्यूटिव लेंगे। लेकिन फिर वो बाद में, क्योंकि जीएसटी अब नॉर्मल जीएसटी ही चल रहा है, तो बाद में जो उसके फंक्शंस में आएगा वो रूटीन में आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने बात करी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूटीन फंक्शंस क्या होते हैं? अ कंपनी नीड्स टू परफॉर्म सम रेगुलर एक्टिविटीज टू कंप्लीट इट्स मैनेजरियल एक्टिविटीज प्रॉपरली। यहाँ पे बात करी जा रही है हमारे मैनेजरियल एक्टिविटीज को प्रॉपरली या रेगुलरली परफॉर्म करने के लिए। जो फाइनेंस की हमें नीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें रेगुलर हमें नीड हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं रूटीन फंक्शंस। These are called incidental or routine functions. Routine finance functions are those financial functions which generally do not require managerial involvement to carry out. ये लास्ट में जो इसमें एक बात बोली गई है कि जो रूटीन फंक्शंस होते हैं ना, इसमें बार बार क्या होता है कि हमें अपने टॉप मैनेजमेंट से इजाजत नहीं लेनी पड़ती, या बार बार हमें उनसे होता है कि अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि ये तो रूटीन है भाई, ये काम होना है, ऐसा होना है और हमने कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल
हमारे यहाँ कॉलेज में जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं, तो एक बार जब लेक्चर्स अप्रूव हो गया, किसको कौन सा सब्जेक्ट मिला, अप्रूव हो गए, उसके बाद बार बार अप्रूवल नहीं लिया जाएगा कि आज हम लेक्चर ले लें। ठीक है, इसके लिए अप्रूवल नहीं लिया जाएगा। ये रूटीन फंक्शंस हो गया, डेली अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जिन जिन टीचर्स की है, जिन जिन सब्जेक्ट की है, वो अपना फंक्शनिंग करेंगे। ठीक है, तो ये रूटीन फंक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं। अब लोग आते हैं कौन कौन से रूटीन फंक्शंस हो सकते हैं, उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, उनकी बात करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से काम किए जा सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट है सुपरविजन ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ये सबसे सिंपल सा टर्म है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप कैश रिसीव कर रहे हो, पेमेंट्स कर रहे हो। नॉर्मल आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में चले जाओ, एक कैशियर बैठा हुआ है या बिलिंग करने वाले की ड्यूटी क्या होती है, अब वो कैश रिसीव कर रहा है और पेमेंट्स कर रहा है। सिंपल। ठीक। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन डायरेक्ट अगर काम हो रहा हो कैश से रिलेटेड तो वो यहीं पे होता है, तो वो उसे सुपरवाइज करना। लेकिन इसमें भी क्या होता है, ये रूटीन फंक्शन से डेली हो रहा होता है। सेकेंड है सेफ गार्डिंग ऑफ कैश बैलेंसेस। जैसे हमारे पास कैश बैलेंस आ जाता है, हम उसे क्या करते हैं, जैसे बैंक्स में होता है ना कि जब उनकी कस्टमर डीलिंग फिनिश हो जाती है, उसके बाद वो 1 और 2 आवर्स उनके पास होते हैं उनका पूरा कैश बैलेंस मिलाने के लिए कि भाई हमारे यहाँ जो हमारी ट्रेजरी बनी हुई है, लॉकर्स बने हुए हैं, हमारे पास जो रूम है, हमारे पास मॉर्निंग में कितना था, फिर हमने कितने सारे ट्रांजेक्शन किए, हमारे पास कितना कैश आया, कितना गया, मतलब कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, उसके बाद एंड में क्या हमारा कैश बैलेंस मैच हो रहा है। ठीक। तो वो अपना मैच करा लेते हैं। तो सबसे सेकंड पॉइंट हो गया सेफ गार्डिंग ऑफ कैश बैलेंस, क्योंकि कैश मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर ये नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली जितने भी जो भी लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं उन सबकी अकाउंटेबिलिटी होती है, और ऑब्वियसली जो कैश पे बैठा होता है, जो जिसका डेजिग्नेटेड एरिया ही है कि वो कैश का काम कर रहा है, उसको भी अपनी सैलरी से देना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी और कहा जाए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल काम है। उसके बाद थर्ड है सेफ गार्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज। सिक्योरिटीज में हम लोग बात करते हैं शेयर डिबेंचर्स, जितने भी इस तरह के होते हैं ना, बॉन्ड्स हो गए, ठीक, इन सब की बात करते हैं। इन सबको बोला जाता है, सिंपल से टर्म में बोला जाता है सिक्योरिटीज। ठीक। फिर हम लोग देखते हैं कि क्योंकि हर कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, इंश्योरेंस कराते हैं अपने एम्प्लॉयज का या अपनी मशीनरी का, अपने एसेट्स का, अलग अलग बिल्डिंग हो गई, सबका अपना अलग अलग इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है। और अपनी सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चेक करते रहते हैं भाई हमने जैसे अभी बहुत सारी कंपनियां, जैसे जो मेडिसिनल या ड्रग्स बनाने वाली कंपनियां हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली उसकी सेलिंग ज्यादा हो रही है। तो अगर कोई उस तरह की कंपनी में जो केमिकल इंडस्ट्री बेस है, अगर वहां हम इन्वेस्ट करते हैं तो उनका ग्राफ अभी ऊपर जा रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई हम अपने शेयर्स यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी ये सेफ सेफ रहेगा, ये जोन सेफ है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा रूटीन फंक्शन है, हम डेली देखेंगे कौन से मार्केट प्राइस किसके ऊपर जा रहे हैं, किसके नीचे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। फिर हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है, हम वो चेक करते रहते हैं, किसी में कोई अपडेट्स आए हैं तो हम उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, अपडेट्स ला सकते हैं। ठीक। तो ये भी हमारे रूटीन फंक्शन का पार्ट है। फोर्थ है केयरिंग मैकेनिकल डिटेल्स ऑफ फाइनेंसिंग। मैकेनिकल डिटेल्स का मतलब यहाँ पे है कि जो भी हमारे फाइनेंशियल, मान लीजिए हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर लोग यूज करते हैं। कुछ तो जो हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं, टैली, ईआरपी और ये सब सुनते हैं हम लोग। ठीक। अभी क्या है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपना अलग सॉफ्टवेयर बना के रखती हैं। वो इसलिए कि हर कोई उनके सॉफ्टवेयर जो इसको उसकी नॉलेज हो, वो ही उनके कहा जाए प्रिवेसी में जा सके, पर्टिकुलर जो भी काम है वो कर सके। तो जितने भी मैकेनिकल डिटेल्स हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है, वो हर किसी के पास नहीं होता उसका एक्सेस, हर किसी के बारे को उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हो जाती। ठीक। तो ये भी एक रूटीन फंक्शंस में उसका ध्यान रखना, उसकी प्रॉपर केयर करना कि वो सारी डिटेल्स हर किसी के पास ना जाए, उसका एक्सेस हर किसी के पास ना हो। इसलिए हम लोग आजकल आपने देखा होगा ना, बैंक्स में भी हम लोग जाते हैं तो जितनी भी अब देखते हैं कि आपको अगर एक चेक पास कराना होता है तो पास कराने से पहले क्या होता है, वो 2 जगह वेरीफाई होता है।
ठीक है। तो पहले क्या होता है, हम चेक लेके जाते हैं, हमने कैशियर को दिया चेक कैश कराने के लिए, फिर उसके बाद वो साइन कराते हैं, तो वेरीफाई करते हैं कि भाई हाँ डबल साइन कराया। ये तो बहुत पहले से भी होता है। अभी क्या करने लगे हैं, एक पास कराने के लिए एक मिनिमम अमाउंट जो भी उन्होंने बना लिया है कि इतने अमाउंट से अगर ज्यादा होता है तो आपको पास कराना पड़ता है। आप दूसरे बैंक के ऑफिसर के पास जाते हैं, वो आपका जो भी अमाउंट है चेक करते हैं और डेटाबेस में देखते हैं और वहां से वो अप्रूवल दे देते हैं। तो ये क्या होगा, ये मैकेनिकल डिटेल्स का पार्ट हो गया कि हम अपने फाइनेंस को किस तरीके से सेफ गार्ड करेंगे। ओके। तो ये रूटीन फंक्शन में ही आता है। फिर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग। ये इसलिए जरूरी होता है, जैसे कई बार बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में हम लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि अल्टरेशंस हो रहे हैं। जैसे कभी कोई बैंक, जैसे पहले एसबीआई मर्ज हुआ था, अभी बहुत सारी बैंक्स मर्ज हो गई हैं पंजाब नेशनल बैंक में, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज हो गई है, सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक में मर्ज हो गई है। तो ये क्या हुआ, हमें पता चला कि भाई मर्ज हो गई, तो हमारा अकाउंट तो सिंडिकेट में था, अब हम केनरा में चले गए। तो क्या होगा, अगर हमें हर एक पर्टिकुलर इवेंट के बाद हमें रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे पास पहले 100 कस्टमर्स थे और 100 हमें मिल गए सिंडिकेट के, तो 200 हो गए। तो हमें बनाना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे कि कौन से नए कस्टमर हमारे उसमें मर्ज हुए हैं बैंक के मर्ज होने से। ठीक है, और उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग में भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि जिनके पास सिंडिकेट का आईएफएससी कोड, जिनके पास सिंडिकेट का चेकबुक हो, पासबुक हो, उन्हें तो हमने केनरा बैंक की देनी है। ठीक, तो ये इस इन सारी चीजों के लिए भी हमें फंक्शनिंग करनी पड़ेगी। ये जो मर्ज हुआ, ये तो एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन था, लेकिन रूटीन वर्क में रिकॉर्ड कीपिंग और रिपोर्टिंग आएगी। फिर हम लोग बात करते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट। जैसे जैसे हमारे पास क्रेडिट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारा क्रेडिट्स बढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि थोड़े थोड़े टाइम पे बैंक क्या करती है, अपनी लोन जब वो देखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट लोन में घट रहा है, तो वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। ठीक है, और जब देखते हैं मतलब अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से वो इंटरेस्ट बढ़ाते और घटाते रहते हैं। ये जो इंटरेस्ट बढ़ाने और घटाने का स्लैब होता है, मान लीजिए उन्होंने दिया है कि भाई 3 से और 8% के बीच में आप लोन पे इंटरेस्ट लगा सकते हैं। तो प्राइवेट, ऑब्वियसली प्राइवेट बैंक्स का ज्यादा रहता है, हमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर हम उनसे लोन लेते हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, इनको मैनेज करने के लिए एक स्लैब बनाया हुआ है। उस स्लैब में क्या होता है कि स्विच कर लेते हैं, बैंक्स देखते हैं कि हमारे पास कम क्रेडिट आ रहा है, भाई हमारे पास कम पैसा हो रहा है, लिक्विडिटी कम होती जा रही है, तो वो क्या कोशिश करते हैं कि भाई इंटरेस्ट घटा दो, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, लोग ज्यादा देखेंगे कि हमें हमें इस बैंक से लोन लेने में ज्यादा फायदा है, इनका इंटरेस्ट रेट कम है। ठीक, तो ये जो चेंजेस होते हैं, इससे हमारा क्रेडिट मैनेजमेंट होता है। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा बहुत सारी और भी रीजंस होते हैं जिसके हिसाब से आपको क्रेडिट मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। ये हम लोग बात कर रहे थे सारे के सारे जितने भी रूटीन फंक्शंस थे, तो ये मेजर हैं। इनके अलावा और भी, जैसे अगर हम लोग कैश के अंदर जाएंगे तो इसके भी सब पार्ट्स हैं, रिसिप्ट अलग, पेमेंट्स अलग। ठीक है, तो ये मेजर मेजर है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की, बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की इसलिए जरूरत है क्योंकि बहुत पर्टिकुलर अलग अलग इवेंट्स के लिए काम होते हैं इसमें। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे ये नटशेल में दिए हुए हैं सारे पॉइंट्स। एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड है डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, थर्ड है एस्टिमेटिंग कैश फ्लोज, फोर्थ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिफ्थ एलोकेशन ऑफ सरप्लस, sixth deciding additional finances, seventh negotiation for additional finance, लास्ट है चेकिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक, इनको समझना क्लास इसलिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप फ्यूचर में अपना कुछ बिजनेस करते हो, अपना कुछ या आप नहीं भी अपना बिजनेस करते हो, आप कंसल्ट कर सकते हो, किसी को बता सकते हो, अगर आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, आप हेल्प कर सकते हो किसी को इन सब चीजों के बारे में बता के। ठीक है, और नो डाउट अगर आप
सर्विस में भी हो या अपना बिजनेस भी करना चाहते हो, तो आपको अगर जितना ज्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता होगा ना, आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा और उतना हेल्पफुल रहेगा आगे के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। क्योंकि हम लोग उतना ध्यान से, जब हम लोग को पढ़ाया जा रहा होता है, जब हम लोग को चीजें बताई जा रही होती है, बेसिक नॉलेज दी जा रही होती है, तो हम उतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते हैं इन सब चीजों पे। बट स्टिल ये सब हमारे फ्यूचर को कहा जाए कि फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो ये सब काफी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके अंदर estimations have to be made in an adequate manner which increases earning capacity of enterprise। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट देखेंगे। नॉर्मल हम कुछ भी फंक्शन, कोई भी इवेंट या हम कुछ भी करते हैं ना, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें ये देखते हैं कि भाई हमें हमारा फंक्शन, उसके लिए बजट कितना, कितनी रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, या हम लोग बात करते हैं कोई एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि मच्छर मारने के लिए आता है फास्ट कार्ड। ठीक, तो हम लोगों ने, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हमें बताया कि भाई एक नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, फास्ट कार्ड उसे बोलेंगे, और 3 मिनट में वो पेपर किस तरह का होगा, वो जल जाएगा और काफी सारे उससे आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो उन्होंने बताया। अब इसके लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोजेक्ट के लिए, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ इसको लॉन्च करेंगे और कैसे लॉन्च करेंगे। तो हमारे जो फ्यूचर में हमारी कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके, लोग अट्रैक्ट हो सके कि भाई हम लोग नए नए चीजों के लिए रिसर्च कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, लोगों को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, फिर हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, वंस द एस्टिमेशन हैज बीन मेड, द कैपिटल स्ट्रक्चर हैव टू बी डिसाइडेड। दिस इन्वॉल्व्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी एनालिसिस। अब हम लोग बात करें रिक्वायरमेंट के बाद, हम लोग बात करें कॉम्पोजिशन। ठीक, हमने मान लिया कि हमें फास्ट कार्ड के लिए हम लोगों ने एक, अब एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोगों ने मान लिया कि हमें 1 लाख रुपीज चाहिए। ठीक है, इनिशियली हम लोगों ने बोला। ठीक, मतलब डिस्कशन के बाद हमने ये डिसीजन लिया। अब ये 1 लाख रुपीज हमें रिक्वायरमेंट जो हमारी है, ये पूरी कैसे होगी। कुछ हमने अपना बचा के रखा है कुछ पैसा, और कुछ हम लोगों ने कहा कि भाई कुछ शेयर से, कुछ डिबेंचर से, और कुछ बैंक से लोन ले लेते हैं। तो हमने एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करा है कि भाई सारा का सारा हम अगर अपना पैसा लगा देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। कुछ शेयर होल्डर्स का, कुछ डिबेंचर्स होल्डर, हम सबका एक मिक्सचर तैयार करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, और उस कॉम्पोजिशन को हम लोग यूज करते हैं। ठीक, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब हो जाता है, जैसे शॉर्ट टर्म हम लोगों ने अपना ही पैसा लगा लिया तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, और लॉन्ग टर्म में मोस्टली जो भी हमारे डिवेंचर होल्डर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स, इन सबको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ही रखते हैं। जल्दी जल्दी तो ये स्विच भी नहीं करते। ठीक, तो ये तो हो गया, अब हम लोगों ने कॉम्पोजिशन तैयार कर ली। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, थर्ड पॉइंट है एस्टिमेटिंग कैश फ्लो। It means cash flow refers to the cash comes in mostly from sales. Cash goes out for business expenses. ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमारा कैश फ्लो कैसा है। यानी हमने रिक्वायरमेंट और सब चीजें कॉम्पोजिशन देख ली, फिर हम देख रहे हैं कि हमें ये बाद में जो हमें पैसा रिसीव होगा, जो पैसा हमें वापस आएगा हमारे पास, वो कैसे आएगा। हमने देखा कि भाई हमें ज्यादातर पैसा जब हमारा प्रोडक्ट या सर्विस जाती है, सर्विस लोग अवेल करते हैं, प्रोडक्ट लोग परचेज करते हैं, तभी हमारे पास ज्यादातर पैसा आता है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा है कि कैश हमारे पास से जाता कैसे है, ऑब्वियसली बिजनेस एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल और जितनी भी उसकी प्रोसेसिंग में लगता है, इसके थ्रू ही हमारे एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारा कैश फ्लो कैसे करता है। ठीक, फिर आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे। फिर इसमें बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करते हैं। हमें तो ये तो दो मेजर चीजें हमें पता चल गई हैं कि भाई सेल करो तो पैसा आता है, और जितना भी हम लोग बिजनेस के जितने भी फंक्शंस हैं, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास से कैश जाता है। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा और हम अपना कैश कहाँ कहाँ इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तो जो बेसिक फंक्शन हो गया ये वो हो गया, लेकिन हमें और भी तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से हमें बेनिफिट्स आते हैं, रिफंड्स आते हैं और हम अपना कैश वहां पे इन्वॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसमें हो गया, इट मीन्स द बिजनेस गेट्स कैश मेनली फ्रॉम सेल्स, इट ऑल्सो गेट्स कैश फ्रॉम अदर सोर्सेज। द फाइनेंस मैनेजर मस्ट इन्वेस्ट द कैश प्रॉपरली। लॉन्ग टर्म कैश मस्ट बी यूज्ड फॉर परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैश मस्ट बी यूज्ड एज अ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे दो मेजर चीजों की बात करी गई कि भाई लॉन्ग टर्म अगर जो हमें डिबेंचर्स और क्या बोलते हैं हमारे शेयर्स बॉन्ड्स इनमें इन्वेस्ट करने पर जो हमें रिसीव होता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स खरीदें, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, बड़े बड़े जितने भी हैवी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जो फिक्स्ड है। ठीक, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म एसेट्स से लॉन्ग टर्म चीज एसेट्स खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म कैश। और जो हम शॉर्ट टर्म हमारी होती है कैश की जहां से आता है उससे हम यूज करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल में। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे हमारी वर्किंग कैपिटल काम करती जाती है, जैसे जैसे हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता जाता है, सेलिंग होती है, हमारे पास पैसा आता है और हम अपने शॉर्ट टर्म्स जो कैश के हम ड्यू कर रखते हैं उन्हें पेड अप कर देते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बात करी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। फिर हम लोग आगे आते हैं, एलोकेशन ऑफ सरप्लस की बात करते हैं। भाई हम हमारे पास हम सारा पैसा तो अपना यूज नहीं कर लेते, कुछ पैसा तो हम बचा के रखते हैं, जैसे मम्मी लोग करती है ना कि भाई हर महीने वो अपना बजट तैयार करती है और हर महीने उस पैसे में से कुछ सेव करके रखती ही है। वो सोच के रखती हैं आगे फ्यूचर में हमारे बच्चे को हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है या कोचिंग्स करनी है या और भी कुछ फर्दर करना है या हमें बिजनेस कराना है कुछ कुछ भी, या हमें घर का कुछ रेनोवेशन कराना है या हमें कुछ और प्रोडक्ट खरीदना है, कुछ और परचेज करना है। ठीक है, तो वो जो हमारे पास सरप्लस हमने बचा के रखा है उसको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, इट कैन बी पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हैं। इट कैन सेव द सरप्लस, दैट इज इट कैन हैव रिटेन्ड अर्निंग। हम उसे सेव कर सकते हैं, अपने सरप्लस को बचा के रख सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसको अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करें। थर्ड है, इट कैन गिव बोनस टू द एम्प्लॉइज। ऑब्वियसली हम लोग जैसे होता है ना अपने इंडिया में कल्चर है, दीपावली में बोनस मिलता है भाई, दीपावली में एक्स्ट्रा कुछ मिलता है, तो बोनसेस या ऐसा कुछ होता है ना, कभी कभी हम लोग उनको ट्रिप्स करा देते हैं भाई। इस बार ऐसा है कि हम अपनी स्ट्रेस कम करने के लिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को हमने एक ट्रिप करा दी है रिक्रिएटिव, ताकि वो थोड़ा सा रिक्रिएशन कर सके, थोड़ा सा रेस्ट कर सके। तो ऐसे किसी भी अपने एम्प्लॉयज को कुछ भी दे सकते हैं, या मे बी हम अपने एम्प्लॉयज को मेडिकल बेनिफिट्स दे सकते हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा मेडिकल बेनिफिट्स दे रहे हैं। ठीक, तो इन सब में हम अपने एक्स्ट्रा जो हमने सरप्लस बचा के रखा है हम उनको यूज करते हैं यहाँ पर। फिर हम लोग बात करते हैं कि डिसाइडिंग एडिशनल फाइनेंस, ये सरप्लस को हमने कुछ ऐसे यूज कर लिया है, फिर हम लोग बोल रहे हैं कि हम sometimes a company needs additional finances for modernization, expansion, etc. अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें एडिशनल फाइनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करी है हम अपग्रेड करते हैं, पहले हमारे पास बड़े बड़े टीएफटी मॉनिटर्स नहीं, ओ सॉरी, पिक्चर ट्यूब वाले मॉनिटर्स वाली कंप्यूटर्स है, तो अब हम लोगों ने बोला भाई ऐसा है अब हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, मॉडर्न करना है हमें अपने ऑफिस को और दोबारा से हमें सारी की सारी चीजें चेंज करनी है, तो थोड़ा सा एम्बियंस बदलेगा, लोग मोटिवेटेड होंगे। ठीक, तो हमने सारे के सारे मॉनिटर्स टीएफटी वाले लगा दिए हैं, पतले स्क्रीन वाले लगा दिए हैं थोड़ा सा। ठीक, तो ये हम इसके लिए कर सकते हैं या हमें अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना है, तो यहाँ पे हमें एडिशनल फाइनेंस की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे दिया है व्हेन द एडिशनल फाइनेंस विल बी नीडेड, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब हम ऐसा करेंगे। भाई 10 साल हो गए हमारी कंपनी ऐसी चल रही है, अब तो हमें कुछ ना कुछ चेंज करना ही है। फॉर हाउ लॉन्ग विल द फाइनेंस बी नीडेड, हमें ये फाइनेंस कितनी दिन के लिए चाहिए होगा, उसके अकॉर्डिंग हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म
जो भी हमें नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे तो हम खुद से भी अपना सरप्लस इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो हमें शेयर डिवेंचर्स बॉन्ड्स इश्यू करने पड़ेंगे। फिर है थर्ड, फ्रॉम विच सोर्स टू कलेक्ट द फाइनेंस। ऑब्वियसली जैसे हम लोगों ने बात करी ना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कौन से सोर्स से। हाउ टू रीपे द फाइनेंस, फिर हमें क्योंकि ऑब्वियसली हम जब फाइनेंस इकट्ठा कर रहे हैं तो हमें रीपे भी तो करना है, तो हम उसे रीपे कैसे कर सकते हैं। हमारी जैसे हमने नया प्रोजेक्ट बनाया और नए प्रोजेक्ट से हमें अर्निंग होगी, तो हमने ये मान लिया कि इस नए प्रोजेक्ट से जितनी भी अर्निंग होगी हम इसी से रीपे करेंगे अपने जितने भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हमारे फाइनेंसेस हैं। ओके, फिर लास्ट आ जाता है, हम लोग एग्जीक्यूटिव फंक्शन हम लोग बात करते हैं नेगोशिएशन फॉर एडिशनल फाइनेंसिंग। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि हम किस तरीके से नेगोशिएट करेंगे फॉर एडिशनल फाइनेंसेस। अच्छा, नेगोशिएशन को हम लोग बहुत ज्यादा कैसे लेते हैं, बार्गेनिंग जो होता है ना, भैया कितने में सब्जी दे रहे हो, 10 में दे रहे हैं, नहीं 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 8 रुपीज भाई, 1 kg 8 रुपीज में तभी हम लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली क्या सोचते हैं कि ये जो बार्गेनिंग है इसी को नेगोशिएशन कहते हैं। बेसिक टर्म में तो कहने को हम समझ सकते हैं कि नेगोशिएशन यही होता है, लेकिन नेगोशिएशन में सिर्फ और सिर्फ पैसे पे ही बार्गेनिंग नहीं होती, सिर्फ पैसे का ही एक पैरामीटर नहीं होता है। ठीक है, नेगोशिएशन में ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि कई बार होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम लोग जॉब इंटरव्यू देने गए हैं, और जॉब इंटरव्यू में कई बार आप लोगों से सुनोगे कि अभी नेगोशिएशन चल रहा है। नहीं, इंटरव्यू हम गए हैं, सारा प्रोसेस करा है, डॉक्यूमेंटेशन करा है, लेकिन अभी नेगोशिएशन चल रहा है। ठीक है, तो नेगोशिएशन में बहुत और पैरामीटर्स होते हैं जो मनी के अलावा भी होते हैं। आपकी ड्यूटीज क्या हैं, आपको कौन सा ऑफिस दिया जाएगा, इन पे भी नेगोशिएशन चलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरल टर्म हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पैसे पे होता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द फाइनेंस मैनेजर हैज टू नेगोशिएट for additional finance and has to persuade and convince them to give loans to his company. There are two types of loans, short term loans and long term loans. अगर आपकी कंपनी बेनिफिट्स नहीं शो कर रही है, अर्निंग्स नहीं शो कर रही है, तो एक फाइनेंस मैनेजर के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप फाइनेंस कैसे इकट्ठा करोगे। आपको लोन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बैंक तभी देखती है कि जब आपकी ऑब्वियसली हम लोग जब लोन कभी अगर किसी ने लिया हो या कभी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो उसमें वो 6 महीने का स्टेटमेंट देते हैं, गारंटी देखते हैं, यानी कि वो ये देखते हैं कि आपके पास एसेट्स है भी या नहीं है, आप हमारा लोन वापस में रीपे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये सारी चीजें वो बहुत जरूरी होती है उनके देखने के लिए। तो वो मतलब ये कन्विंस करना फाइनेंस मैनेजर का काम होता है कि नहीं भाई, वी कैन रीपे इट इजली, वी हैव सच एसेट्स, हमारे पास इतनी सारी एसेट्स हैं हमारी कंपनी की। तो उसके पेपर्स, उसकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, सेलिंग हमारी कितनी हो रही है, कितने रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है, तो एक फाइनेंस मैनेजर का ये बहुत जरूरी काम होता है। क्योंकि ये जो लोन्स होते हैं, एक्चुअली लोन्स पे फाइनेंस मैनेजर बहुत ज्यादा फोकस इसलिए करते हैं ना, फाइनेंस जनरेट करने के लिए, पैसा जनरेट करने के लिए, क्योंकि टैक्स में छूट मिलती है। जब भी हम लोन लेते हैं ना, तो लोन पे जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है उस पे हमें टैक्सेस में छूट मिलती है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा वही रास्ता चुनना चाहेगी जिसमें उसके गवर्नमेंट के थ्रू उसको रिबेट्स मिल सके, गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी और फैसिलिटीज हैं वो अवेल कर सके। तो इसलिए हम लोग बार बार बात करते हैं लोन्स की और इस तरह की चीजों के लिए, क्योंकि इससे हमें अदर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक, तो हमें उतना ही लोन चुकाना पड़ेगा, यानी जितना पैसा था हमें फ्यूचर में उतना ही चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट की तो हमें छूट मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग इस बारे में बात करेंगे, आगे की जो यूनिट्स हैं जो ये छूट मिलती है। ठीक, फिर हम लोग लास्ट पॉइंट बात करते हैं चेकिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। It is a very important finance function. Investor will invest their money in the company only if the financial performance is good. So he must find ways for improving the financial performance of the company. No doubt
हम कोई किसी कंपनी का प्रोडक्ट तभी लेते हैं जब वो कंपनी हम देखते हैं बहुत एडवर्टीजमेंट हो रहा है, और हम लोगों ने जितने भी अपने ग्रुप्स हैं, जितने भी अपने फैमिली मेंबर्स, हमने देखा सब लोग वही परचेज कर रहे हैं, यार इसका मतलब ये बहुत अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हम भी चाहेंगे हम भी वही प्रोडक्ट खरीदें। तो एक तरीके से जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हम उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, उसका मार्केट शेयर बढ़ाते हैं, लेकिन बहुत छोटे पार्ट से स्टिल हम उसका पार्ट होते हैं। तो हर बार क्या होता है, जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो अपना पूरा इनपुट देता है, पूरी कोशिश करता है ताकि वो जो अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है अपनी कंपनी की वो बढ़ाने की कोशिश करता है, और कोशिश ये करता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक, तो बेनिफिट्स होंगे, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हम ज्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। इसीलिए जितने भी छोटे स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अच्छी कंपनियां, जैसे अन अकेडमी की हम लोगों ने बात करी थी और बायजूस की बात करी थी, इनके इन्वेस्टर कौन है, टाटा है, अंबानी अडानी है, तो इनमें इन लोगों ने क्या करा है, इनसे बात करी है जाके, और इनके जो फाइनेंस मैनेजर हो उनका जो भी एटीट्यूड रहा हो, जिस तरीके से भी उन्होंने परसुएशन करा हो इन बड़ी कंपनीज को, जिसका बेनिफिट इनको मिल रहा है, क्योंकि इनकी एडवर्टीजमेंट्स और इनके इन्वेस्टर जब इतने अच्छे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर पाते हैं, लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक, और उसका बेनिफिट मिलता है उन्हें। तो क्लास, हम लोगों ने ये बात करी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और रूटीन फंक्शंस की। स्टूडेंट्स, किसी को इसमें से, ये जितने भी रूटीन फंक्शंस हैं, इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हो रहा हो, यू कैन आस्क क्लास, एनीवन, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। रूटीन फंक्शंस या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में कोई भी ऐसा पॉइंट जो क्लियर नहीं हो रहा हो, एनीवन? मैम क्लियर है। थैंक यू क्लास, थैंक यू। बोल दिया करो, स्टिल रिकॉर्डिंग चल रही है, आई नो, बट आप इतना बोल सकते हो, आप पूछ सकते हो, यू हैव इतना राइट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि सभी क्लियर हो गया है। आपकी लेक्चर पीपीटी आपको आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड हो गई होगी, और आप वहां से ये लेक्चर अपना रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, ओके। और क्लास, आप सब अपना चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस दे दीजिए प्लीज। क्लास, सब लोग चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। मैम कुछ स्टूडेंट्स ने लीव कर दिए क्लास, उनकी अटेंडेंस। पता नहीं क्यों लीव कर देते हैं ये लोग, उनका रहने दो, जो अभी हैं वो ही अपनी अटेंडेंस देंगे।